सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ 5 भारत कोकिला कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सरोजिनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी। उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उन्होंने अपने कविता संग्रह द ब्रोकन विंग में लिखा है, ऊंचा उठती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक। ऊंचा उड़ती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक। टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। ऊंचा उड़ती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक। ऊंचा उठने की पूरी चाह है उनमें कि अगर मेरे पंख टूट भी जाते हैं तो भी मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। तारों तक मुझे पहुँचना है, मुझे मेरी मंजिल पानी है। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। इस कार्य से सरोजिनी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। उनके मन में उनको लगा कि मैं सिर्फ केवल गीत गुनगुनाने के लिए नहीं हूँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में, निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। मैं कवयित्री हूँ, ये मेरी सार्थकता मतलब मेरे अस्तित्व के होने का यही चीज़ है कि इस संकट की घड़ी में जब हमारा देश इतने संकट में है तो मैं इस देश को निराशा और पराजय के क्षणों से आज़ाद कर सकूं और आशा का संदेश दे सकूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजिनी ने देश भर में चारों तरफ घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। अब उन्होंने बहुत संकल्प लिया कि मैं देश भर में चारों तरफ घूम घूम कर अपने स्वतंत्रता के लिए संदेश फैलाऊंगी और उसका उन्होंने पूरा बीड़ा उठाया और पूरा उसके लिए काम किया, पूरा जिम्मा उठाया। अब उनका अधिकतर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होने लगा, मतलब समय उनका जो पॉलिटिकल चीज़ें उनमें ही व्यतीत होने लगा, मतलब बीतने लगा। और उनका कविता लेखन कार्य भी धीमा पड़ गया और जो कविताएं लिखती थी वो भी थोड़ी अब कम होने लगी। लेकिन जो स्थान अंग्रेज़ी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वह आज भी विद्यमान है। लेकिन जो उनका रुतबा और जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी उसमें इंग्लिश पोइट्री में, वो अभी भी वहीं की वहीं विद्यमान है, वहीं की वहीं मौजूद है। सरोजिनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। उनकी जो लिखने की राइटिंग वो थी, मीन्स लिखने का जो तरीका था या कविता लिखने का जो हुनर था वो तो था ही, और साथ में उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मधुर और मीठी थी। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण सुनने को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। लोग वे जब भाषण देती थी स्वाधीनता के स्वतंत्रता के लिए, तो लोग उनके भाषण को मंत्रमुग्ध होकर एकदम मतलब उनमें ही खो जाते थे उनके भाषण को सुनने के लिए। वे पर्दा प्रथा थी, उसके प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आदि विषयों को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर गईं। उन्होंने जो प्रथाएं थी, पुरानी पर्दा प्रथा, उसे हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर और स्वदेशी भावना, मतलब हम हमारे देश के लिए कुछ करना, उस भावना के प्रचार को लेकर देश में विभिन्न भागों में संदेश पहुंचाया। उन्होंने उनकी जागृति फैलाई, उसके बारे में लोगों को जागरूक करवाया। उनके जोशीले भाषणों की देश भर में बहुत धूम थी। उनके जो जोशीले एकदम एंकरेजिंग जो भाषण थे उनकी बहुत ज़्यादा देश भर में धूम थी। जब गांधी जी सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उन्होंने वहाँ पर सरोजिनी को उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पाया। गांधी जी ने उन्हें वहाँ देखा। 1916 में अधिवेशन में सम्मिलित हुई थी वो कांग्रेसी अधिवेशन में, और सरोजिनी को मतलब एकदम एनकरेजिंग और एकदम उत्साहपूर्वक के रूप में देख के गांधी जी ने उन्हें पाया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट हुई। नेहरू जी ने लिखा है, मैं उन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ। वह राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए और उनको लगा कि ये तो पूरी देशभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत है और पूरी भरी हुई है। सन 1919 में जब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन की प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सन 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हो गई।
इस समय सरोजनी ने खादी वस्त्र धारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रह आंदोलन का संदेश पहुंचाने के कार्य में लग गई। गांधी जी तो अरेस्ट हो गए, तो उन्होंने जिम्मा उठाया इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, और खादी जो क्लॉथ है, जो खादी का कपड़ा है, वो पहन के उन्होंने पूरे देश के कोने कोने में सत्याग्रह आंदोलन का संदेश पहुंचाया। इस समय वे कवित्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की उच्च कोटि की नेता भी थी। वो कवित्री के साथ साथ अब स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत उच्च कोटि की नेता, बड़ी नेता बन चुकी थी। सन 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गई वे 1925 में। इस समय गांधी जी ने उन्हें उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है, मतलब उपहार मिला है एक महिला को उसके काम के लिए, कि इतना, मतलब औरतों के लिए इतना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल बात थी उन दिनों। सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। सरोजनी महिलाओं के दल के साथ पहले से ही समुद्र के किनारे उपस्थित थी। सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी। वे जेल भी गई, उन्होंने बहुत कष्ट भी देखे, पर वो कभी भी पीछे नहीं हटी। अतः भारत के लिए वह सुनहरा दिन भी आया जिसकी लोगों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। भारत स्वतंत्र हुआ और सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। भारत को स्वतंत्रता मिल गई और जो सरोजनी नायडू जी थी उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उत्तरदायित्व के इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली वह भारत की प्रथम महिला थी। वह भारत की प्रथम महिला थी जो राज्यपाल बनी थी किसी प्रदेश की। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में नया उत्साह दिखाई दिया। उनका जो कार्यकाल था उसमें सांस्कृतिक जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। सरोजनी नायडू को इस बात की अच्छी तरह अनुभव था कि नारी अपने परिवार और देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। इसलिए उन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। सरोजनी नायडू राजनीतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ गीत और चुटकुलों का आनंद लिया करती थी। प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम था। उन्होंने औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, जब हमारे देश की महिलाएं थीं उनको आगे बढ़ाने के लिए नारी मुक्ति आंदोलन और नारी शिक्षा, नारियों की पढ़ाई के लिए आंदोलन शुरू किया। अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी और राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ वे गीत और चुटकुलों का भी उनका हॉबी थी सुनना, और उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। जब 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो इस घटना से सरोजनी नायडू मर्माहत हो उठी, दिल से बहुत दुखी हो गई। अगर जब गांधी जी की हत्या कर दी गई तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। देश भर में उदासी छा गई। सरोजनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम न करे, बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। उन्होंने कहा, जो मेरे गुरु हैं, मेरे नेता हैं, मेरे पिता की आत्मा, मतलब मेरे पिता समान है, उनकी आत्मा शांत ना रहे, बल्कि वो उनकी राख गतिमान उठे, आगे बढ़े। चंदन की राख में उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवंत और उत्साह से परिपूर्ण हो जाए कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे। चंदन की राख में उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवंत, मतलब उनकी जो अस्थियां थी वो जीवंत हो उठे, उनमें भी उत्साह आ जाए और उस उत्साह से पूरे देश में उत्साह फैल जाए, और वास्तविक स्वतंत्रता तब मिले लोगों को जब वे पुनर्जीवित हो उठे। मेरे पिता विश्राम मत करो, ना हमें विश्राम करने दो। उन्होंने गांधी जी को कहा, मेरे पिता विश्राम मत करो और हमें भी विश्राम ना करने दो। हमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता दो, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति दो। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, तुम्हारे स्वप्न रक्षक हैं। उन्होंने गांधी जी को अपने फादर मानते हुए, अपने पिता मानते हुए ये सब कहा कि हम आपके पुत्र हैं, हम आपकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, हम आपके उत्तराधिकारी हैं, हम आपके संतान हैं, हम आपके सेवक हैं। आप पुनः जीवित हो उठे और हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना है। तुम्हारे स्वप्न रक्षक है, आपके सपनों के जीवंत करने के हम रक्षक हैं। भारत के भाग्य निर्माता हैं, तुम्हारा जीवन काल हम पर प्रभावी रहा है। अब तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो। आप भारत के भाग्य निर्माता, मतलब भारत का भाग्य आपने ही बदला है, आपने भारत को आज़ादी दिलाई है, और आपका जीवन काल जो था, जो आपकी ज़िंदगी थी, जो आपका जीवन था, वहाँ हमारे ऊपर बहुत प्रभावशाली उसका
प्रभावशाली छाप रही है और मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो, मतलब आप जब मर भी जाओ उसके बाद भी हमको उत्साह देते रहो। गांधी जी की मृत्यु का आघात उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। आघात मतलब चोट, जो गांधी जी की मृत्यु थी उनसे उनको बहुत चोट लगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2 मार्च 1949 को प्रातः 3:30 बजे भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई। उनके दिल को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने खुद भी मतलब वो जीवित ना रही और 1949 को वे सदा के लिए मौन हो गई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु तो केवल शरीर से हुई थी, अपने यश रूपी शरीर से वे आज भी हमारे बीच हैं। सरोजिनी नायडू ने जीवन भर विभिन्न रूपों में दर्शन देश की सेवा की है, इसलिए इसके लिए हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। जो सरोजिनी नायडू का योगदान है लिटरेचर में, कविताओं में, आज़ादी में, नारियों को आगे बढ़ाने में, उन सब के लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व की धनी थी मैं, जो जिनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।